नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। शराब माफिया ने एक बार फिर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर की बताई जा रही है। हमले में एक पुलिस पदाधिकारी को गंभीर रूप से चोट आई है। एक शराब तस्कर भी बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। जानकारी के अनुसार तेलिया पोखर में शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम छापेमारी के लिए पहुंची हुई थी और तभी माफिया ने हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। आपको बता दें कि त्योहार के मद्देनजर उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी सिलसिले में एक तरफ जहां शराब तस्कर भी हर वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, हर वो कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो शराब की तस्करी करने में सफल रहे, तो उसी तेज गति से पुलिस कर्मियों की तरफ से भी कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी बीच जब पुलिस तमाम शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो वहां पर लोगों की तरफ से हमला कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी जख्मी बताया जा रहा है, एक शराब तस्कर भी घायल है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला हो गया है। इसमें और कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, बस यही घायल हुआ है। और सर जो एसएचओ सर है, जो मतलब उनको पकड़ने के क्रम में उनका भी सर में चोट लगा है। कहाँ की घटना है ये? तेलिया पोखर की। कौन थाना से? रतनपुर थाना। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बेगूसराय से संतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, क्या कुछ जानकारी है, कितने लोग जख्मी हुए और वहां पर क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक जख्मी की बात है तो एक जो एसआई हैं वो घायल हुए हैं और जो एक शराब माफिया है वो घायल हुआ है। हालांकि हमला शराब माफियाओं के द्वारा किया गया था। तो मिली जानकारी के अनुसार वहाँ कई लोग थे। जैसे ही पुलिस पहुंची, चूंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि जो वहाँ पर शराब का कारोबार किया जा रहा है और खासकर देखा जाए तो होली पर्व के मद्देनजर पुलिस ने व्यवस्था टाइट कर रखी है और शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर तरह की कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। जहां भी सूचना मिल रही है वहां पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर रही है और सूचना के आधार पर जैसे ही पुलिस पहुंची थी तो शराब माफियाओं के द्वारा हमला कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं शराब माफियाओं के हौसले जो हैं वो बुलंद है, लेकिन पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की और लगातार जो है धरपकड़ शुरू की और इसी क्रम में जो शराब माफिया है उसको भी गंभीर चोट आई है, लेकिन पुलिस सवेर कर उसे पकड़ लिया। हालांकि अभी इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के द्वारा पूछताछ भी जारी है और पुलिस को अनुमान है कि वहां से जो है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और जो शराब माफिया हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और जैसे ही जानकारी मिलेगी पुलिस का कहना है कि वहां और फिर से छापेमारी की जाएगी और जितने भी शराब माफिया हैं उनको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और गोपालगंज में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान शांति और सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस की तत्परता से नाकाम कर दिया गया। हनुमंत कथा शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद घटना को लेकर के पुलिस ने साइबर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। बता दें आपको कि घटना 10 मार्च को हनुमंत कथा के समापन के दिन की बताई जा रही है। सोशल मीडिया में प्रभात ब्रो नामक आईडी से एक झूठा वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला करने और अस्पताल में भर्ती करने की झूठी खबर फैलाई गई थी। दरअसल वीडियो को कई व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर भी किया गया, जिससे श्रद्धालुओं के बीच अफवाह फैलने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए इस वीडियो की सत्यता की जांच शुरू की और ये पाया ये पूरी तरीके से फर्जी है। पुलिस ने आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बता दें आपको कि गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा में बड़ी साजिश रची गई और इस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो
फर्जी तरीके से बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हनुमंत कथा के दौरान जानलेवा हमला किया गया है और इस हमले में बाबा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज गोपालगंज के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और वीडियो वायरल करने के बाद पुलिस ने तत्परता से काम लिया और इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस ने साइबर थाने में एक FIR दर्ज किया है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को अभियुक्त बनाया है। पुलिस का कहना है कि गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान प्रभात प्रो नाम की एक ID पर वीडियो वायरल किया गया था और इस वायरल वीडियो में कहा यह गया था कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हनुमंत कथा के दौरान जानलेवा हमला किया गया है और इस हमले में बाबा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने तत्परता से काम लिया और इस पूरे मामले में जांच करते हुए प्रभात प्रो नाम की फर्जी ID पर न सिर्फ FIR किया है बल्कि जांच कर गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी शुरू कर दी है। गोपालगंज के इसी साइबर थाने में पुलिस अधिकारी विकास कुमार के बयान पर FIR दर्ज की गई है। हालांकि हनुमंत कथा का समापन हो चुका है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। वहीं दरभंगा में होली को लेकर नगर निगम के मेयर का अजीबोगरीब बयान सामने आया। मेयर अंजुम आरा ने कहा कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाई जाए। मेयर अंजुम आरा ने ये भी आग्रह किया है कि होली के दिन दोपहर के समय 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। जुम्मे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता और यही वजह है कि उन्होंने होली खेलने वालों को ही रुकने की बात कही है। से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना ये आपने और दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने जवाब दिया है। कुंतल कृष्ण ने यह कहा कि हिंदुओं से ही क्यों बार बार गंगा जमुनी तहजीब निभाने को कहा जाता है। मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुओं का मुख्य त्योहार होली भी साल में एक बार ही आता है। बार गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई हमें ही क्यों दी जाती है? बार बार हिंदुओं से ही क्यों कहा जाता है कि आप गंगा जमुनी तहजीब निभाएं? भाई गंगा जमुनी तहजीब निभाने की जिम्मेदारी तो सबकी है, हमारी है तो उनकी भी है। रही बात आपके विश्वास की, तो विश्वास तो हम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक गंगा जमुनी तहजीब निभाते आए हैं। इस बार मुसलमानों का मौका है गंगा जमुनी तहजीब निभाने का और साल में एक बार आने वाली होली पे इस बात को प्रूव करने का कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और दरभंगा जिला प्रशासन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाने की किसी भी तरह की मांग को खारिज किया है। डीएम ने बताया कि मेयर की ओर से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। प्रशासन ने यह दावा किया है कि दरभंगा के लोग जुम्मे की नमाज भी अता करेंगे और होली भी मनाएंगे। की प्रतिनियुक्ति करें और सुरक्षात्मक बिंदुओं पे भी काफ़ी बल दिया गया है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितना भी डीजे है और अश्लील गाना उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हम लोगों ने जो मद्य निषेध की बात है उसको 100% लागू करने के लिए सभी टीम को सजग और तत्पर करने का काम किया है। फायर ब्रिगेड की टीम हमारी तत्पर रहेगी। और आरा के तनिष्क शोरूम में लूटकांड में पुलिस ने 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो सीएम ने साफ कह दिया कि घटना के बाद तुरंत एक्शन होता है, मैं खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज आरा के तनिष्क शोरूम के हैं। लूटकांड की इन तस्वीरों ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी है। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन चंद घंटे के अंदर पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।
लूटी गए आधे से ज्यादा सोने के गहनों को बरामद कर लिया। कुल मिलाकर 10 करोड़ 9 लाख का, जो कुल 3 झोला में था, जिसमें से 2 झोला हम लोगों ने बरामद किया और उसका आकलन तनिष्क वाले कर रहे हैं। इसमें एक आर्म्स भी जो है छीना गया था। उस आर्म्स को हम लोगों ने जो है अभियुक्तों की निशानदेही पे कल रात्रि में ही उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। ये सोने के गहने उसी आरा लूटकांड के हैं जिसने पुलिस महकमे में खलबली मचाकर रख दी थी। यानी 24 घंटे के अंदर 2 लुटेरों की गिरफ्तारी और 3 में से 2 झोला गहने बरामद। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और गार्ड का लूटा हुआ राइफल भी बरामद किया गया। जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें लूट जो कार्य किए हैं उसमें तो 6 दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी और इसमें अन्य अज्ञात को भी रख रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले का भी और पर्दाफाश। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर अपनी नाक बचाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये भी है कि बाकी लुटेरों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लूटे गए बाकी के गहने कब बरामद होंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि लुटेरों ने पुलिस की नाक के नीचे कैसे कर ली इतनी बड़ी लूट? खैर, पुलिस इन सवालों का जवाब जब देगी तब देगी। फिलहाल लूट की इस घटना से विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया था। सुबह सुबह लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर आरा लूट का सीसीटीवी फुटेज टैग करते हुए पोस्ट किया और लिखा, ये कौन सा राज है नीतीश कुमार जी। यही नहीं, विधान परिषद में अपराध के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद तुरंत एक्शन होता है, मैं खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करता हूं। कुछ न कुछ कहां के बारे में पता चलता है और इमीडिएट उसके बारे में हमको भी बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ पर कोई इधर उधर क्यों कर रहा है और तुरंत एक्शन उस पर होना चाहिए और लोगों की गिरफ्तारी होती है और छोड़ा नहीं जाता है। सोमवार को जिस लूटकांड को 25 करोड़ का बताया जा रहा था, वो 10 करोड़ 9 लाख के गहने की लूट थी, जिसमें से आधा से ज्यादा गहना बरामद हो चुका है। लेकिन लूट की इस वारदात ने पुलिस को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और पटना से रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार के लोगों को अब जल्द ही मेट्रो ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार, नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्र और कई अधिकारियों के साथ पटना में मेट्रो निर्माण कार्य का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। पटना वासियों का जल्द ही मेट्रो के सफर का सपना साकार होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो निर्माण कार्य का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास मंत्री सहित अधिकारियों के साथ मेट्रो निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री और अधिकारियों को समय पर मेट्रो के शुरू होने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास मंत्री ने 15 अगस्त से पहले फेज की मेट्रो सेवा शुरू करने का भरोसा दिया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग है, हम लोगों की योजना है 15 अगस्त को एक फेज का संचालन मेट्रो का पटना में हो जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और एक एक जगह जाके मेट्रो परियोजना का समीक्षा भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि काम में तेजी लाएं। ये कॉरिडोर अलग से तैयार होगा, लेकिन प्रथम कॉरिडोर जो है ISBT से लेके मलाही पकड़ी तक हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 15 अगस्त तक उसको जनता मालिक को सुपुर्द कर देंगे। पहले चरण में पटना के मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक 6.01 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो परिचालन शुरू होगा। इस रूट में खेमनीचक, भूतनाथ रोड और 0 माइल जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे। चलना है, वो तो टारगेट है, वो करेंगे, पूरी टीम लगी हुई है उसके लिए। 15 अगस्त का। और सर पूरे पटना में मेट्रो का पूरी तरीके से परिचालन कब तक हो जाएगा? वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम पे होगा। अब जैसे आपका शुरू हो जाएगा नवंबर से, तो समझ लीजिए शुरू हो जाएगा, उसके 1 साल 6 महीने में अलग अलग खुलते रहेंगे। पटना मेट्रो की टीम काम कर रही है, जो विभाग काम कर रहा है, ये उसका फलाफल है। और आने वाले दिनों में हमारी जो कमिटमेंट है वो प्रायोरिटी कॉरिडोर है।
और अगस्त में हमको प्रायोरिटी कॉरिडोर चालू करना है। ये 6.5 किलोमीटर का पैच आप देखेंगे पब्लिक को डेडिकेट किया। एक दिन पहले भी सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय के पास पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य का जायजा लिया था। 27 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो को स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना के तहत कुल 31.9 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन का निर्माण होना है। इसमें कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं। पटना मेट्रो का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर रही है। 15 अगस्त से पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज की शुरुआत होने से शहर वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, साथ ही आवागमन में भी सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अयोध्या में राम मंदिर बन गया है और अब मिथिला में भी माता सीता के मंदिर की बारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिला में मां सीता के भव्य मंदिर बनाने का ऐलान किया है और शाह के इस घोषणा के बाद एनडीए में हर्ष का माहौल है। अवध में भव्य राम मंदिर, मिथिला में मां सीता का मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर की तरह मिथिला में भी माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा। गुजरात की धरती से अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। शाश्वत मिथिला महोत्सव में अमित शाह ने मिथिला में जल्द ही माता सीता का विशाल मंदिर बनाने का वादा किया। शाह ने कहा कि ये मंदिर दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब माता सीता का मंदिर बनाने की बारी है। मिथिला में मां जानकी के मंदिर के ऐलान के बाद एनडीए में हर्ष का माहौल है। शाह के ऐलान पर एनडीए नेताओं ने खुशी जताई है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीता माता का भव्य मंदिर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बनेगा और वो चुनाव के समय भी बोले थे और अभी भी कल उन्होंने वहां घोषणा किया है और ये बहुत प्रसन्नता की बात है पूरा मिथिला के लिए। और जानकी की धरती रही है मिथिला और पूरा मिथिला और पूरा बिहार के लिए कि एक भव्य सीता माँ का मंदिर वहाँ पर बनेगा। जब माननीय गृह मंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं, माँ सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। ये राजनीति करने वाले लोगों को समझ में नहीं बात आती है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। अब बताइए कि वोट के लिए सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं और सीता मैया के भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो उद्घोषणा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। मिथिला में मां जानकी के भव्य मंदिर का इंतजार बिहार के लोगों को भी है। माता सीता के मायके में भव्य जानकी मंदिर निर्माण से मिथिला का इलाका पूरी दुनिया में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विख्यात हो जाएगा। मिथिला मां सीता की जन्मभूमि है। मिथिला अपनी संस्कृति और परंपरा से पूरी दुनिया को संदेश देती है। ऐसे में मिथिला में मां जानकी के मंदिर निर्माण से मिथिला की तस्वीर ही बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीआईपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई एजेंडों पर मुहर लगी और इस अधिवेशन में पार्टी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बिहार में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम का पद लेने का भी दावा किया है। बिहार में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में 6 महीने की देरी हो, चुनावी गुणागणित और सीटों की दावेदारी अभी से ही तेज हो गई है। महागठबंधन के प्रमुख घटक मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बिहार की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है, साथ में सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पोस्ट पर भी। हमारी पार्टी आगामी बिहार में 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का मुख्य है कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा, तो ये भी हमारे आज के एजेंडा में पास हुआ है। वाल्मीकि नगर में वीआईपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। इन 60 में से 50% सीटें पार्टी अति पिछड़ा और एससी को देने की बात कह रही है। सवाल है कि क्या महागठबंधन के बाकी घटक दल वीआईपी की 60 सीटों की मांग को मानेंगे या फिर मुकेश सहनी की सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट।
और बाबा बागेश्वर के बयान पर बिहार में सियासत जारी है। पहले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही और फिर हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार में पदयात्रा का ऐलान किया। और अब बाबा बागेश्वर ने कहा कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। बाबा के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने बिहार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बाबा ने बिहार को लेकर बड़ी बात कह दी है। बाबा बागेश्वर ने कहा, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार को हिंदू राष्ट्र का केंद्र बताया। हम आज घोषणा करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। बिहार सबसे पहला हिंदू राज्य बनेगा। बाबा के इस बयान पर सियासत फिर सुलग गई है। बाबा के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, देश संविधान के आधार पर चलेगा। कुछ राजनीतिक दल बेमतलब इस बात को तूल देकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। भाई आप एक राजनीतिक दल है, आपको क्या लेना देना कोई धर्मगुरु आके क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियां। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। बिहार पर बाबा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में बहस छेड़ दी है। बीजेपी बाबा के बयान के समर्थन में है, जबकि जेडीयू ने भी सहमति जताई है। आरजेडी कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार बनेगा हिंदू राज्य। बिहार है ही हिंदू राज्य। इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है ही है। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही। जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई। गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वहीं हुआ। और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। गोपालगंज की धरती से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। अब उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया है कि बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा। इससे पहले बाबा ने मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए यूपी और बिहार में पदयात्रा करने का भी ऐलान किया। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर सियासत लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ पटना से धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।